वेलकम बैक। मैं हूं शिवम। आप देख रहे हैं एनसीसी फ़ैन क्लब। दोस्तों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं जो भी आपके लिए वीडियो बनाऊं, लेक्चर बनाऊं, वो आप देख सकें, उसका बेल नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप देखकर अच्छे से अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकें और अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकें। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स। क्लास 12th फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर लाइट शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि क्लास 12th का सेकेंड बुक का 9 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 9 है, उसका नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकीय यंत्र। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 क्लास 12th का। देखिए दोस्तों, जिस चैनल पर आप वॉच कर रहे हैं इस लेक्चर को, उस चैनल का नाम है एनसीसी फ़ैन क्लब यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ेंगे आज क्लास 12th फिजिक्स, और जिस सर के द्वारा पढ़ेंगे उस सर का नाम है आपका इंजीनियर शिवम कुमार। क्लास 12th फिजिक्स का सेकेंड बुक चैप्टर नंबर 9 नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकीय यंत्र। इंग्लिश में बोले तो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिक्स इंस्ट्रूमेंट्स। दोस्तों, इस कोर्स का, इस लेक्चर का, इस सीरीज का सबसे खासियत यह होगा कि यह लेक्चर सभी प्रकार के स्टेट बोर्ड्स एवं साथ ही साथ आईआईटी, जेईई, नीट एवं इसी प्रकार से और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए यह कोर्स तैयार किया जा रहा है, यह लेक्चर लिया जा रहा है, और इसका एक सीरीज अच्छे से वेल मेंटेन होकर आपके पास मिलेगा। इसलिए मेरा यूट्यूब चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगी, आपको साथ का साथ ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। एक दिन आपको लेक्चर पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपको पढ़ लेने के बाद नेक्स्ट डे आपका ऑब्जेक्टिव का सेशन आएगा। किसका सेशन आएगा बाबू? ऑब्जेक्टिव का। प्रत्येक लेक्चर के बाद हम जो भी पढ़ेंगे उसके बाद एक आपका ऑब्जेक्टिव सेशन आएगा। इस तरीके से होगा क्या, हम पढ़ते जाएंगे और हमारा ऑब्जेक्टिव सेशन से हमारा रिवीजन भी होता जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चंस भी इस तरीके से तैयार हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको एक क्वेश्चंस दिया जाएगा और आप उस क्वेश्चंस को लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7903550087। रिपीट करता हूँ दोस्तों, लिख लेना, बहुत काम की बात है। 7903550087। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि दुनिया में प्रकाश नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं, तो क्या हम जो हम आज देख पा रहे हैं किसी चीज़ को, वो देख पाते क्या? क्या इस दुनिया में थॉमस अल्वा एडिसन साहब ना होते तो बल्ब का आविष्कार ना होता, और बल्ब का आविष्कार ना होता तो हमारे पास ये जो चकाचौंध लाइटें हैं वो ना आ पाती दुनिया में, और दुनिया में चकाचौंध लाइटें नहीं आ पाती तो हम किसी चीज़ को दुनिया में देख भी नहीं सकते रंग बिरंगे। तो देखिए दोस्तों, बल्ब का आविष्कार हुआ, प्रकाशें आई हमारे पास। वैसे तो हमारे पास प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य हैं हमारे पास, लेकिन इनके अलावा जब रातें हो जाती है तो हमें लाइट की ज़रूरत होता है। तो इसमें हमें जितने भी बल्ब, सेफल, ट्यूबलाइट हैं, ये सब काम आते हैं हमारे पास, और उनसे हम पूरी जगमग दुनिया को देख सकते हैं। जैसे देखिए, ये बल्ब में पूरा दुनिया सिमटा हुआ है, इस बल्ब में पूरा दुनिया सिमटा हुआ है। हम इस बल्ब की लाइट से देख सकते हैं, हर एक जगहों को देख सकते हैं जो हमारे आँख से ओझल चीज़ें हैं। हम अपने आँखों से रंग बिरंगे प्रकृति और आसपास चीज़ों को देख सकते हैं। तो दोस्तों, दुनिया में प्रकाश का होना अति आवश्यक है। यही वजह है कि हम किसी भी चीज़ को आसानी से देख सकते हैं, अन्यथा
प्रकाश ना हो तो हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते, बल्कि रंग बिरंगी दुनिया को देख ही नहीं सकते। समझते हैं बाबू कि किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र में जो शब्द है बाबू आपका, ये है प्रकाशिकी, मीन्स प्रकाश। प्रकाश को इंग्लिश में कहते हैं बाबू लाइट। क्या कहते हैं? लाइट। लाइट हमें ऊर्जा देती है, शक्ति देती है कि हम किसी चीज़ को आसानी से देख सकें। तो देखना एक प्रकार से हमारा कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रकाश की सहायता से हम किसी चीज़ को देख पा रहे हैं। तो देखना एक तरह से कार्य हो रहा है, और कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। इसलिए प्रकाश को अगर कोई पूछ दे कि प्रकाश क्या है, तो आप कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जिससे हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जिससे हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, है ना। प्रकाश क्या है बाबू? एक ऊर्जा का रूप है। क्यों ऊर्जा का रूप है? क्योंकि प्रकाश हमें वो शक्ति देती है जिससे हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। और देखना यहाँ पर एक तरह से कार्य हुआ, तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग बोलते हैं ऊर्जा। इसलिए प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत हुआ। इस प्रकार से प्रकाश को हम डिफाइन कर सकते हैं, उसको परिभाषित कर सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जिससे हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, यदि इसे आप लिखना है चाहते हो तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, अन्यथा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अन्यथा ध्यानपूर्वक सुनो, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, छप जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रकाश का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। क्या बाबू? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो आप देखते होंगे जब आप टॉर्च वगैरह जलाते हैं तो प्रकाश की किरणें जो होती है, प्रकाश जो होती है उससे लाइट निकलती है, वो सीधी रेखा में गमन करती रहती है ना। कैसी होती है? सीधी भागती रहती है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश के गुण का पहला पॉइंट हो गया, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि बाबू, जब लाइटें जलाते हैं और लाइट के सामने में कोई अपारदर्शी माध्यम आ जाती है, या तो कोई अपारदर्शी चीज़ें, वस्तु आ जाती है जिससे कि डायरेक्ट प्रकाश आर पार नहीं हो पाती है, तो उसका छाया बन जाता है। क्या बन जाता है? छाया। तो हम कह सकते हैं प्रकाश का दूसरा गुण हुआ कि प्रकाश जो है वो छाया का निर्माण करता है। इसके अलावा हम कहते हैं प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। क्या होता है बाबू? विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। इसको मैक्सवेल साहब ने इसको प्रूव किया था। ठीक है। उसके बाद हम अगला देखते हैं कि प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है, ठीक है, प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होता है। अगर यदि इसको हम बोलें प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम में, तो हम बोल सकते हैं कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 400 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम तक होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला गुण है प्रकाश का कि प्रकाश द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश के पास क्या होता है? द्वैत प्रकृति होता है। अर्थात प्रकाश जो है कण या तरंग दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? कण या तरंग दोनों हो सकते हैं। लेकिन कण एवं तरंग एक ही साथ दोनों प्रकृति प्रकाश प्रदर्शित नहीं कर सकती है। ये ध्यान में रखना है। या तो वो कण का गुण प्रदर्शित करेगा, या तो फिर तरंग का गुण प्रदर्शित करेगा। दोनों एक साथ नहीं हो सकता। ठीक है। इसके अलावा अगला नेक्स्ट आपका है प्रकाश का गुण कि वायु अथवा निर्वात में प्रकाश का जो चाल होता है बाबू, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और मीटर पर सेकेंड को हम बोल सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड। क्या बोल सकते हैं? मीटर प्रति सेकेंड। अर्थात हमने देखा प्रकाश का गुण, क्या देखा? पहला गुण होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरी, प्रकाश छाया का निर्माण करता है। तीसरी, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तक होता है। एंगस्ट्रम में बोलें तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम तक होता है। प्रकाश द्वैत प्रकृति रखती है, अर्थात प्रकाश जो है वो कण एवं तरंग दोनों रूप को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं कर सकते। वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। हम लोग आगे पढ़ते हैं बाबू। आगे बढ़ने से पहले फिर मैं आपको बताता हूँ कि अगर यदि इसे लिखना है तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, अन्यथा
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर आगे बढ़ सकते हो। चलिए दोस्तों, हमने जो अभी गुण पढ़ा है, कुछ गुणों को हमने यहाँ पर पढ़ा था कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है, तो उसको हम लोग देख सकते हैं, उसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं। मान लीजिए बाबू, आपके पास एक जो है सो टेबल है और उस टेबल पर आप जो है सो छोटे छोटे कार्डबोर्ड ले लें, है ना, जैसे देखिए यहाँ पर लिया हुआ है, छोटे छोटे कार्डबोर्ड ले लें, छोटे छोटे कार्डबोर्ड ले लें और एक दूसरे को पैरेलल लगा दें। क्या लगा दें? पैरेलल लगा दें, और उसमें बीच बीच में होल कर दें, है ना, समांतर रखें और बीच बीच में समांतरली होल कर दें उसमें, और एक और आप कैंडल जला दें। क्या जला दें? मोमबत्ती को जला दें, ठीक है। और दूसरी ओर से उसे देखें तो आपको प्रतीत होगा कि प्रकाश जो है वो एकदम पूरा स्ट्रेट आपकी आंखों तक पहुंच रही है। इसलिए हम कहते हैं बाबू, प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। अब हम बात करते हैं कि सीधी रेखा में क्यों गमन करती है। तो आप ऐसे भी इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि मान लो कि आप कोई बेलनाकार चीज़ें ले लियो जो कि खोखला है, उसके एक और आप कैंडल को जला दो। जैसे देखिए यहाँ पर है, ये खोखला बेलनाकार चीज़ें हैं और एक और इसका मोमबत्ती जली हुई है, और दूसरी ओर से अब जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो प्रकाश की किरणें आपके तक पहुँच रही है वो सीधी रेखा में है। लेकिन ये तो आसानी से कर सकते हैं। लेकिन देखिए दूसरा एक बेलनाकार का है, लेकिन बीच में थोड़ा सा बेंड है। क्या है? थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। इसमें भी अब जब प्रयोग करेंगे, आप प्रैक्टिकल करेंगे, एक और आप कैंडल को जलाएं, मोमबत्ती को जलाएं, दूसरी ओर से देखें तो आपको पता चलेगा कि आपकी आँखों तक जो है वो लाइट नहीं पहुँच रही है। कारण ये है कि वो मुड़ चुकी है, और मुड़ने के बाद जो है ना, वहाँ से स्ट्राइक करके उसका रास्ता जो है बदल चुका है, इसलिए आपकी आँखों तक नहीं पहुँचेगी। अब हम दूसरा बात करते हैं बाबू, हमने ये भी पढ़ा कि प्रकाश जो है वो छाया का भी निर्माण करता है। तो कुछ इस प्रकार से आपके पास एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये सब देखिए, छाया का निर्माण कैसे होता है प्रकाश के द्वारा। जब प्रकाश किरणों के मार्ग में कोई अपारदर्शी चीज़ आ जाती है, तो उसके दूसरी ओर जो पर्दे रहते हैं, है ना, उस पर आपका छाया बन जाता है। अब ये छाया भी दो प्रकार के हो सकते हैं कि छाया कभी वास्तविक वस्तु से ज़्यादा दिखाई देता है और कभी वास्तविक वस्तु से कम दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब वस्तु से प्रकाश का स्रोत उसके नज़दीक हो तो छाया जो है सो ज़्यादा बड़ा बनता है, और प्रकाश का स्रोत वस्तु से दूर हो तो उस वस्तु का छाया छोटा बनता है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग प्रकाश द्वारा छाया का निर्माण का एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमने उधर पढ़ा था पीछे स्लाइड में कि प्रकाश की जो तरंगें होती है, प्रकाश जो होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। क्या होता है बाबू? विद्युत चुंबकीय तरंग। देखिए बाबू, विद्युत चुंबकीय तरंग किस प्रकार से गमन करती है, देख सकते हैं आप। देखिए, इस प्रकार से प्रकाश तरंगें गमन करती है। ठीक है, इस प्रकार से प्रकाश तरंगें गमन करती है। देखिए, ये जो आपके पास रेड वाला है वो है आपका ये वाला, रेड वाला जो ग्रीन से काटा, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड। क्या है ये? मैग्नेटिक फील्ड। और जो ब्लू वाला है आपका, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे इस प्रकार से दोनों एक साथ गमन करती है। तो जो कॉम्बिनेशन है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, यही आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग का निर्माण करता है। इसी प्रकार से हमारा प्रकाश जो है वो गमन करती है। इसलिए कहा जाता है इसको कि प्रकाश जो है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रकाश को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये किसी भी माध्यम में गति कर सकती है। प्रकाश को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती बाबू। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रकाश के लिए।
जब आप प्रकाश चैप्टर पढ़ें तो इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ऐसा कहा गया है कि प्रकाश को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। समझिए दोस्तों, ये है हमारा ठोस, क्या है आपके पास, ठोस, और ये है आपके पास द्रव, और ये है आपके पास गैस, ठीक है। चलिए दोस्तों समझते हैं। देखिए बाबू, ठोस से तात्पर्य ये है कि ठोस में जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से पूरा चिपके होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर चिपके हुए हैं सभी ठोस एक दूसरे से एकदम पूरा चिपका हुआ है। अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव में देखिए हल्का अलग अलग है, क्या है, दो अणुओं के बीच में कुछ ना कुछ गैप है। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, इन दोनों अणुओं के बीच देखिए, यहाँ पर देखिए, हर एक दो अणुओं के बीच में क्या है, कुछ ना कुछ गैप है। वहीं गैस में देखें तो गैस में दो अणुओं के बीच बहुत ज़्यादा गैप है, काफ़ी ज़्यादा गैप है ना, काफ़ी ज़्यादा गैप है। अब जैसे ही हम ठोस की बात करते हैं और ठोस में जब प्रकाश की किरणें जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पर तो उससे पास ही नहीं हो पाएगा, आसानी से नहीं पास हो पाएगा। जो थोड़ा थोड़ा छिद्र होगा, आप देखते होंगे हमारे घरों में जो दीवारें होती है उनमें जब हम प्रकाश की लाइटें है ना, प्रकाश की किरणें जब मारते हैं उसमें प्रकाश क्या होता है, हमारा लाइट जलता है तो जहाँ छिद्र रहता है हल्का, वहाँ से प्रकाश की किरण बाहर निकलती है, ना कि पूरी दीवार को चीरते हुए प्रकाश की किरण बाहर निकल जाती है। यानी कहने का मतलब हुआ कि ठोस में जो प्रकाश की गति होती है वो बहुत ही कम होती है। क्या होती है, बहुत ही कम होती है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा द्रव में जाते हैं। तो द्रव में जो है सो प्रकाश की किरणें आप जला के देख सकते हो, है ना, लाइटें जला के देख सकते हो, वहाँ से आर पार आपको दिखाई देता हुआ मिलेगा। यानी कि ठोस में तो नहीं दिखाई देगा आपको, लेकिन द्रव में आपको दिखाई देगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि ठोस से में जो प्रकाश की गति होगी उससे कहीं ज़्यादा, है ना, उससे बहुत ज़्यादा आपका द्रव में होगी। और हम बात करते हैं अब गैस की, तो गैस में तो अणु बहुत अलग अलग होते हैं, दूर दूर में होते हैं, तो इसमें तो और ज़्यादा तेज़ी से प्रकाश की किरण बाहर निकलेगी ना, आर पार हो जाएगी। कहने का मतलब हुआ कि अगर यदि बात करें हम कि सबसे ज़्यादा प्रकाश की गति ठोस द्रव गैस में से किस में ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा बाबू होगा एक नंबर में आपका गैस में, दूसरे नंबर में आपका होगा द्रव में, और सबसे कम यानी तीसरे नंबर में होगा ठोस में। लेकिन इन तीनों के अलावा ऐसा भी स्थान होता है जहाँ पर कुछ ना हो, निर्वात हो। क्या हो, निर्वात हो। तो निर्वात में जब कुछ है ही नहीं तो वहाँ पर प्रकाश की किरणें आसानी से प्रवाहित होंगी। क्या होंगी, बात करते हैं बाबू निर्वात की। तो निर्वात में जब कुछ है ही नहीं, यानी निर्वात मतलब कुछ नहीं है, वहाँ पर वैक्यूम है, तो वैक्यूम में प्रकाश की किरणें सबसे तेज होंगी। कहाँ पर होंगी बाबू, सबसे तेज होंगी। कहाँ पर होगी, निर्वात या वायु में। निर्वात या वायु में प्रकाश की किरणें, प्रकाश की गति सबसे तेज होंगी। यानी सबसे तेज होगा बाबू कहाँ पर, निर्वात में, उससे कम होगा आपका गैस में, और उससे और कम होगा आपका द्रव में, और सबसे कम होगा आपका ठोस में। यानी हम कहें इसका उल्टा कि सबसे ज़्यादा प्रकाश की गति कहाँ पर होगी, निर्वात या वायु में, उसके बाद होगा गैस में, उसके बाद होगा द्रव में, और सबसे कम होगा आपका ठोस में। ठीक है, तो निर्वात या वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना होता है बाबू, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि प्रकाश नामक चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको प्रकाश से संबंधित दो महत्वपूर्ण शब्द को जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है आपका प्रकाश की किरण। क्या है, प्रकाश की किरण क्या होता है, और प्रकाश पुंज क्या होता है। प्रकाश की किरण को इंग्लिश में कहते हैं रे ऑफ लाइट, और प्रकाश पुंज को इंग्लिश में कहते हैं बीम ऑफ लाइट। समझते बाबू, मान लेते हैं आपके पास एक फ्लैश लाइट है यानी टॉर्च है, और उसे आप जला रहे हो, तो जलाने के बाद उससे जो प्रकाश की किरणें निकल रही है, ठीक है, प्रकाश जो निकल रही है उससे, तो प्रकाश के गमन की दिशा में जो लाइन खींची जाती है, जैसे देखिए यहाँ पर खींची जा रही है, यहाँ से टॉर्च से ये लाइटें निकल रही है, बहुत सारी लाइटें निकल रही है ना, तो प्रकाश की संचरण की दिशा में जो किरणें खींची जाती है, देखिए ऊपर भी खींची हुई है ब्लैक से बाबू, ये देखिए, और इधर भी खींची हुई है, ऊपर भी खींची हुई है और नीचे भी खींची हुई है। तो प्रकाश की गति की दिशा में
जब हम लाइन खींचते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं बाबू हम लोग प्रकाश की किरण। क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरण। यहाँ पर देखिए दो चीज़ें दिखाई हुई थी बाबू आपके पास, अपर रे ऑफ लाइट यानी ऊपर की प्रकाश की किरणें, और लोअर रे ऑफ लाइट यानी नीचे की प्रकाश की किरणें। और प्रकाश की किरणें के समूहों को, प्रकाश की किरणें के समूह को हम लोग कहते हैं बाबू बीम ऑफ लाइट, मीन्स प्रकाश पुंज। क्या कहते हैं बाबू? क्या कहते हैं बाबू? प्रकाश पुंज कहते हैं, है ना। प्रकाश की किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश पुंज। और प्रकाश किरण पूछे तो यानी प्रकाश की गमन की दिशा में खींची गई लकीर को हम लोग कहते हैं प्रकाश की किरण। क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण। और प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं हम लोग प्रकाश पुंज। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन को इंग्लिश में कहते हैं बाबू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन से तात्पर्य है आपका कि जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उस घटना को ही हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते बाबू, एक मैं आपको एनिमेशन दिखाता हूँ, यहाँ से आपका क्लियर आउट हो जाएगा। देखिए यहाँ से देखिए बाबू, प्रकाश की किरणें इधर से आ रही हैं। देखिए बाबू, यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ठीक है, इधर टकरा के वापस उसी माध्यम में, ठीक है। फिर देखिए ये वाली प्रकाश की किरणें आ रही हैं, यहाँ से टकरा के फिर इसी माध्यम में, ये वाली प्रकाश की किरणें आई, ये वाले टकरा के पुनः इसी माध्यम में। और ये जो आपको स्थिति देखने को मिल रहा है इस प्रकार से, ये मिल रहा है आपको पूरा बाबू जो एकदम पूरा समतल पृष्ठ है आपका वहाँ पर, ठीक है। और इधर देखिए बाबू आपके पास खुरदरा सतह है, तो देखिए यहाँ पर भी इधर से आई प्रकाश की किरण इधर टक्कर हो गई, इधर से आई आपका इस प्रकार से निकल गई है ना, इधर से आई आपका इस प्रकार से निकल गई है ना। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रकाश की किरणें पृष्ठ से टकराती है, जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में टकराने के पश्चात फिर वापस चली जाती है, तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं बाबू प्रकाश का परावर्तन। फिर से आप गौर से एक बार देख सकते हैं इसको, देखिए तो इस प्रकार से हम लोग प्रकाश के परावर्तन को देख सकते हैं और इसको हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, है ना। तो प्रकाश का किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब इसे बाबू आपको लिखना है तो पॉज करके आप लिख सकते हो, अन्यथा स्क्रीनशॉट ले सकते हो या ध्यान से सुन लो और दिमाग में बैठा लो, फिर आगे देखते रहो। चलिए दोस्तों, अब प्रकाश के परावर्तन को और ज़्यादा डिटेल से समझते हैं, ठीक है। देखिए बाबू, अभी इसको देखिए, देखिए बाबू गौर से देखिए, ये है हमारा, अभी आपने देखा बाबू एनिमेशन को, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के एनिमेशन को देखा, किस प्रकार से हमारा प्रकाश का परावर्तन की घटना घटित होती है। अब इस डायग्राम को हम लोग यहाँ पर इसको अच्छे से गौर से देखते हैं और समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम को यहाँ से गौर से देखेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, ठीक है। देखिए बाबू, ये है हमारा समतल पृष्ठ, ठीक है, जिसका नीचे के भाग को पॉलिश किया हुआ है, ठीक है, यानी कि उसको पॉलिश कर दिया गया है ना। देखिए यहाँ से ये है हमारा निचला भाग, ठीक है, इसको पॉलिश कर दिया गया इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद इधर से देखिए प्रकाश की किरणें आ रही हैं, यहाँ से टक्कर करने के पश्चात पुनः इसी माध्यम में जा रही है बाबू, ठीक है। तो यहाँ देखिए इधर ये वाला भी हमारा इस तरीके से आ रही है प्रकाश की किरणें, यहाँ पर इस बिंदु पर टक्कर कर रही है और इधर को वापस निकल जा रही है, ठीक है। तो जो किरणें शुरुआत में इधर आ रही है इसको कहते हैं बाबू आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। और हमारे सतह के जिस बिंदु पर
टक्कर करती है उसको कहते हैं बाबू आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, आपतन बिंदु कहते हैं। और फिर उस बिंदु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में जो वापस लौट रही है, इसको कहते हैं बाबू हम लोग परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और इस बिंदु पर, ये आपतन बिंदु पर जो आपको डॉट डॉट लाइन दिख रहा है ये वाला, इसको कहते हैं बाबू अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। और अभिलंब से अभिलंब से आपतित किरण के बीच के कोण को बोलते हैं बाबू हम लोग आपतन कोण। क्या कहते हैं बाबू? आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, आपतन कोण, आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब से परावर्तित किरण के बीच के कोण को कहते हैं बाबू हम लोग परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग अभी देखा कि किस प्रकार से प्रकाश परावर्तन की घटना घटित होती है। ठीक है, आपतित किरण यानी कि किसी बिंदु से कि पृष्ठ के किसी बिंदु से जो किरण टक्कर करती है उसको बोलते हैं बाबू हम लोग आपतित किरण। और जिस बिंदु पर टक्कर करती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। और फिर पुनः वापस चली जाती है टक्कर करने के पश्चात, तो उस किरण को बोलते हैं बाबू हम लोग परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो डॉट डॉट लाइन है इसको बोलते हैं बाबू हम लोग अभिलंब। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को बोलते हैं आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि इसका कितने प्रकार के नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कौन कौन से नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन का बाबू आपके पास 2 नियम है। कौन कौन सा है? 2 नियम है आपके पास, इसको गौर से देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला नियम है बाबू आपके पास कि आपतन कोण, यानी कि देखिए बाबू, देखिए प्रकाश परावर्तन के 2 नियम है बाबू। पहला है आपके पास आपतन कोण। पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है बाबू? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए बाबू ये वाला कोण, ये हो गया हमारा आपतन कोण और ये हो गया हमारा परावर्तन कोण, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है कि आपतन कोण यानी कोण आई है ना, अब बराबर होता है कोण आर का। इसे ही कहते हैं बाबू आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा नियम है बाबू आपके पास कि आपतित किरण, देखिए बाबू ये वाला किरण है ना, ये वाला किरण आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये वाला बिंदु जो है आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, दूसरा नियम है बाबू आपका प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है आपतित किरण आपतन बिंदु के तल पर अभिलंब, यानी आपतित किरण ये वाला हो गया। उसके बाद आपतन बिंदु के तल पर खींचा गया ये जो अभिलंब है आपका, तथा परावर्तित किरण ये वाली किरण। ठीक है, तीनों समतलीय होते हैं यानी कि एक ही तल में होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है बाबू। पहला है आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। दूसरा है बाबू आपके पास आपतित किरण आपतन बिंदु के तल पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण समतलीय होते हैं यानी एक ही तल में होते हैं। दोस्तों आज हम लोगों ने क्लास 12th का फिजिक्स का जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हम लोगों ने आज पढ़ा है प्रकाश के परावर्तन के नियम तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे और हमारा शुरू होगा गोलीय दर्पण। तो दोस्तों वीडियो को देखना ना भूलना। इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो उसका बेल नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें, अपने घर परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।